स्वागत है। जैसा कि अपन पिछले एपिसोड में भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और भारत के इतिहास का आज जो गुलाम वंश है, जिसे मामूलक वंश कहा जाता है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसे शुरुआती तौर पे फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा जल्दी से आप एक बार देख लें। भारतीय इतिहास की बात की जाए तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। और उसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आदिम काल, ये तीनों शामिल हैं। बात की जाए इन तीनों का विभाजन किस आधार पे किया गया है, तो इसके लिए एक इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है R.K. त्रिपाठी। क्या नाम है? R.K. त्रिपाठी। R.K. त्रिपाठी ने इन तीनों कालों का विभाजन भाषा, संस्कृति, शासक और शासन पद्धति इनके आधार पर किया है। अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो प्राचीन काल का मतलब ये था, R.K. त्रिपाठी जी लिखते हैं कि प्राचीन काल की जो संस्कृति थी वो हिंदू बाहुल्य थी, भाषा संस्कृत थी और इसके अतिरिक्त वहाँ के शासक हिंदू शासक थे। गुप्ता, मौर्य काल, ये सभी हिंदू बाहुल्य संस्कृति की थी। मध्यकाल की अगर बात की जाए तो मध्यकाल में इस्लाम संस्कृति का प्रभुत्व था, शासक भी इस्लाम था। इसके अलावा अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, इन भाषाओं का विकास हुआ और मुस्लिम संस्कृति का भारत में प्रभुत्व रहा। आधुनिक की बात की जाए तो आधुनिक काल में पाश्चात्य संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें ईसाईयत प्रभुत्व रहा और इसके अलावा अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, डेनिश आदि विदेशी आक्रांताएँ हिंदुस्तान में आई। तो इन सब को लेते हुए हमने टॉपिक चुना था। अभी जो 3 काल हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसमें प्राचीन काल पहले पूरा हो गया था, तो अब हम अध्ययन करेंगे मध्यकाल का। तो अब तक पिछले एपिसोड में मध्यकाल के बारे में बताया। तो मध्यकाल का माने इस्लाम का प्रभुत्व। तो इस्लाम की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इस्लाम शब्द आया कहाँ से, इस्लाम का अर्थ क्या होता है। तो देखो, इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को प्रिय। अच्छा, और ये इस्लाम जो धर्म था ये आया कहाँ से, तो इसके लिए ये कहानी शुरुआत होती है 1570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में। मक्का माने अरब प्रदेश, जिसे आज वर्तमान में सऊदी अरब कहते हैं। ये यहाँ है, नक्शे में आप देख रहे होंगे। सऊदी अरब में एक कबीला था जिसका नाम था कुरैशी कबीला। उस कुरैशी कबीले में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल्ला और उसकी पत्नी का नाम था अमीना, या कई पुस्तकों में उसका नाम अमीनाह भी मिलता है। तो 570 ईस्वी में उनके एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। जन्म के कुछ समय पश्चात उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है और उस थोड़े समय पश्चात जब उनके माता अमीना की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके चाचा अबू तालिब ने मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया। इसी दौरान मोहम्मद साहब धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनके कबीले का नाम था कुरैशी और ये जो कबीला था वो बेटियों की पूजा करता था। बेटियों यानी ये नहीं था डॉक्टर्स, इसका मतलब डॉक्टर्स नहीं है। बेटियों का मतलब होता है कि जैसे अपने जो पत्थर होते हैं, उनके गोल मटोल पत्थर हैं, लंबे चौड़े पत्थर हैं, उनकी पूजा करना, बेटियाँ। तो इनकी पूजा किया करता था। तो ये कमाने के लिए किसी फैक्ट्री में जाते हैं। संयोग वैसा ऐसा होता है कि उस फैक्ट्री का मालिक मर चुका था और उसकी विधवा बेगम जिसका नाम खादीजा था और उनकी आयु 41 थी। उस समय मोहम्मद साहब की आयु 25 वर्ष थी। तो खादीजा और मोहम्मद साहब का निकाह हो जाता है। उनकी निकाह के बाद में मोहम्मद साहब आध्यात्म की तरफ वापस झुक जाते हैं और उन्हें हीरा पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सभी क्वेश्चन हैं, पॉइंट टू पॉइंट, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, और उनके एक बेटी होती है जिसका नाम था खदीजा। अच्छा, मोहम्मद साहब जब अध्यात्म की तरफ झुकते हैं तो उनकी बेटी का नाम था फातिमा। और जब उन अध्यात्म की तरफ झुक जाते हैं तो उन्हें हीरा पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो एक बहुत बड़े सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। मक्का में तमाम जो कबीले थे उनके सरदारों को बुलाया जाता है और उस भोजन के बाद में मोहम्मद साहब कहते हैं
कि मैं अल्लाह का नबी, नबी माने पैगंबर या दूत हूँ, और अल्लाह ने मेरे को उनका संदेश पहुँचाने के लिए आपके पास भेजा है। सभी लोगों ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसी दौरान मोहम्मद साहब के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी। इस बात से ईर्ष्या मतलब घृणा से क्रोधित होकर उन लोगों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और मोहम्मद साहब के ऊपर जानलेवा हमला करना प्रारंभ कर दिया। अब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के और मदीना चले जाते हैं, और मक्का छोड़ के मदीना जाते हैं 622 ईस्वी में, और इस घटना को कहा जाता है हिजरत। क्या कहा जाता है? हिजरत। और मोहम्मद साहब ने इसी दिन एक नया कैलेंडर जारी किया जिसका नाम था हिजरी संवत। कौन सा संवत था? हिजरी संवत। हिजरी संवत इस्लाम का धार्मिक कैलेंडर है। इसी दौरान मैंने हिजरी संवत के बारे में बताया था कि ये कितना लगभग 1400 साल पीछे रहता है। फिर इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी बताई थी आप सभी को कि शक संवत क्या होता है, भारत का हिंदू कैलेंडर कौन सा माना जाता है, भारतीय संविधान में कौन से कैलेंडर का उल्लेख है, विक्रम संवत कितना आगे रहता है, अभी वर्तमान में कौन सा, ये सभी चीज़ें आपको बताई थी। मूल बिंदु के ऊपर लौटते हैं तो मोहम्मद साहब जब वहाँ चले जाते हैं और हिजरी संवत प्रारंभ कर देते हैं तो 622 के बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ कर दी। उनका एक मित्र था खासम खास, जो बहुत कुव्वत भरा व्यक्ति था, जिसका नाम था अबू बकर। अबू बकर ने उनके लिए एक बहुत बड़ी सेना गठित की और उन्होंने सबने मिलकर 630 में वापस मक्का के ऊपर आक्रमण किया और 630 ईस्वी में मक्का को जीत लिया। उन्होंने वापस मक्का को जीत के और अपना गढ़ स्थापित कर लिया। 632 में मोहम्मद साहब अल्लाह की रज़ा में जा मिलते हैं और इसके बाद में जो मोहम्मद साहब का जो पद खाली हुआ, उनकी जो गद्दी थी, उनके ऊपर जो बैठता था उसे कहा जाता था खलीफा। क्या कहा जाता था? खलीफा। उनका उत्तराधिकारी जो था वो क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था, जो उनके सिंहासन पर बैठता था। क्यों? क्योंकि उसमें क्रम यही था कि सबसे ऊपर ही ऊपर होता है अल्लाह के नीचे होता था उनका पैगंबर या दूत, पैगंबर या नबी या दूत, और वो कौन था? मोहम्मद साहब। और उनसे नीचे होता था खलीफा। कौन होता था? खलीफा। और खलीफा से नीचे होता था सुल्तान। कौन होता था? सुल्तान। तो यहाँ मोहम्मद साहब की जैसे ही वफ़ात होती है तो उनके बाद में उनका जो सबसे प्रिय मित्र था, जिसका नाम था क्या? अबू बकर। तो अबू बकर 632 से लेके 634 तक खलीफा बना। अबू बकर के बाद में उमर खलीफा बना और उमर के बाद में उस्मान खलीफा बना। ये 634 से 44 तक बना, ये 44 से 56 तक बना, और इसके बाद में जो शासक बनता है उसका नाम था हुसैन। क्या नाम था? हुसैन। और ये हुसैन दरअसल वही था मोहम्मद साहब का दामाद। मोहम्मद साहब का दामाद माने जो उनकी बेटी थी फातिमा, उनका पति था। तो इसके बाद में मतलब मोहम्मद साहब के बाद में इस्लाम के अंदर धर्म युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक जो अक्षरक्ष इस्लाम का अनुयायी था, जो मोहम्मद साहब ने जो शिक्षा कही थी, जो कुछ कहा था, उसका अक्षरक्ष पालन करता था, और जो अक्षरक्ष पालन करता था वो सुन्नी कहलाए, और जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को समय के अनुसार परिवर्तित करते हुए जिनका पालन करता था वो कहलाते थे शिया। शिया थोड़े उदारवादी थे और सुन्नी कट्टरवादी थे, यानी इस्लाम में जो कहा है उसका अक्षरक्ष पालन करेंगे, कुरान रसूल का। तो ये सभी चीज़ें चली आ रही थी। अब शिया और सुन्नी में जो विभाजन होता है, शिया और सुन्नी, तो शिया को मानने वाले उनके दामाद थे, इसका जो समर्थन कर रहे थे उहुसैन, और उनके पुत्र अली, हुसैन अली। और सुन्नी को जो मानने वाले थे वो कौन कौन थे? अबू बकर, उमर और उस्मान। तो ये जो दो विभाजन हो जाता है तो इसमें ये होता है कि दोनों के मध्य द्वंद्व चलता रहता है। और इसी द्वंद्व के दौरान अब खलीफा के दो पद संरचित हो गए। एक पद अगर देखा जाए तो तुर्क की तरफ स्थापित हो गया, जो सुन्नियों का खलीफा था, और दूसरी तरफ जो बगदाद में खलीफा बना वो शियाओं का खलीफा था, बगदाद का खलीफा। तो ये दो
खलीफा खड़े हो जाते हैं, और जो बगदाद के खलीफा थे उसमें हुसैन अली और इनमें अबू बकर, उमर और उस्मान। अब बगदाद के मैदान में अली यानी उमर जो मोहम्मद साहब था उसके नाती की मृत्यु हो जाती है करबला के मैदान में, तो उसकी याद में आज भी ताजिया निकाला जाता है। तो याद रखना, जो जितने भी आडंबर है, धार्मिक आडंबर जो भी निकाले जाएंगे वो शिया लोग, जबकि सुन्नी लोग बिल्कुल कट्टर तरीके से जो इस्लाम है रसूल में लिखा है उसी को अक्षर अक्षर पालन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। तो इस्लाम में इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो इसी दौरान अगर इस्लाम की बात की जाए तो यहाँ मध्य एशिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ये सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सी सल्तनतों का उदय हुआ। उसमें कौन कौन से सल्तनतें थी? उसमें महत्वपूर्ण थी उम्मयद वंश, इसके अलावा अब्बासी वंश, इसके अलावा उस्मानिया वंश, सल्तनत उस्मानिया का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा ओटोमन साम्राज्य तो बहुत, ओटोमन साम्राज्य पे काफ़ी सीरियल और मूवीज भी बन चुकी हैं, ये भी आप देख सकते हो, उस्मानिया साम्राज्य। तो ये सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये तो था इस्लाम का उदय कहाँ से आया, इस्लाम शब्द कहाँ है, बेसिक इसका अपन यहाँ पे देखते हैं। अब दूसरा अपन लौटते हैं अपने ऑन पॉइंट की तरफ कि इस्लाम का जो प्रभुत्व था वो हिंदुस्तान में कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो इस्लाम भारत में कैसे आया, इसकी अगर बात की जाए तो इस्लाम भारत में सबसे पहले पहले इस्लामी आक्रांता कौन थे? अरब। फिर उसके बाद में कौन आए? तुर्क। फिर उसके बाद में कौन आए? अफगान। इन तीनों का हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से आगमन हुआ। अगर क्वेश्चन आए हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम का आगमन कहाँ हुआ, तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम का आगमन केरल के मालाबार तट पर हुआ। और वो इस्लाम के कुछ व्यापारी लोग थे, वो सिर्फ व्यापार के लिए केरल में आए थे। इसके अलावा उनसे मतलब ये आक्रांता के रूप में, शासक के रूप में नहीं आए थे, आक्रांता के रूप में अरबों ने आक्रमण किया। और अरबों ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों किया, इसकी आप थोड़ा सा देख लो। अरबों की अगर बात की जाए तो उस टाइम यहाँ पे जो खलीफा था उसका नाम था वलिद। क्या नाम था? वलिद। इस्लाम में खलीफा था जिसका नाम था वलिद। उस वलिद से अच्छा संबंध बनाने के लिए श्रीलंका के शासक ने, ये भारत के नीचे श्रीलंका आपको दिख रहा होगा, श्रीलंका के शासक ने उसके लिए यहाँ से एक उपहार से भरा एक जहाज भेजा, जिसमें गिफ्ट, उपहार, वस्त्र, आभूषण, ये सभी चीज़ें भरी थी। और उसके लिए वलिद के लिए, खलीफा के लिए वो भेजता है। जब भेजता है तो ये जहाज यहाँ पाकिस्तान में सिंध के तट पर रुकता है। और जब सिंध के तट पर रुकता है तो सिंध के लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया। जब जहाज को लूट लिया तो इस बात की जब सूचना खलीफा को मिली तो खलीफा वलिद ने इस बात की सूचना सिंध के शासक राजा दाहिर को दी और उसे कहा कि या तो आप उनको दंडित करें, डाकुओं को पकड़ के दंडित करें, या युद्ध हर जाना दें। दाहिर ने ना तो डाकुओं को दंडित किया और ना ही युद्ध हर जाना दिया। इस बात से खलीफा गुस्सा हुआ और उसने ईरान के शाह अल हल्लाज को आदेश दिया कि वो सिंध पर आक्रमण करे। अल हल्लाज को जब आदेश देता है तो अल हल्लाज का एक दामाद भी था और वो भतीजा भी था। भतीजा मतलब भाई का लड़का था जिसने उसकी पुत्री से निकाह किया था, इसलिए उसका दामाद भी था। तो दामाद कहो या भतीजा कहो, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम को अपना सेनापति बना के हिंदुस्तान यानी सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, हिंदुस्तान के ऊपर पहला आक्रमण किसने किया था? तो याद रखना, अरबों ने किया था। अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगर शासक का नाम पूछे तो अल हल्लाज जो ईरान का शासक था उसने किया था। और अगर खलीफा का नाम पूछे तो खलीफा का नाम वालिद। यह पहला आक्रमण किया गया 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी की घटना है। 712 ईस्वी यानी आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि मोहम्मद पैगंबर की अगर बात की जाए तो 632 ईस्वी में उनका वफात हुआ। तो उनके
वफात के लगभग 80 साल के जस्ट बाद में हिंदुस्तान के ऊपर अरबों का आक्रमण हुआ। भारत के ऊपर पहला इस्लामिक आक्रमण किसने किया था? अरबों ने। पहली बार अरब कहाँ आए? पहली बार इस्लाम का आगमन कहाँ हुआ? याद रखना, केरल के मालाबार तट पे आए हैं, लेकिन वहाँ व्यापारी के रूप में। लेकिन अगर आक्रांता के रूप की विदाई तो अरबों ने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आके युद्ध करता है और राजा दाहिर, जिसकी राजधानी राओरा थी, तो राओरा से निकल के, राओरा का दूसरा नाम उदयभांडपुर भी था। सिंध अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के निचले हिस्से को सिंध कहते हैं। तो सिंध के ऊपर जब आक्रमण करता है तो उदयभांडपुर से निकलकर, यानी राओरा के किले से निकलकर, और मैदान में आ जाता है कौन? राजा शासक दाहिर। और मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य भयंकर युद्ध होता है, और उस युद्ध में राजा दाहिर और उसका सेनापति जयसिंह युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। ये बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है और राओरा के किले के पास जाता है। तो राओरा के किले के लिए जो राजा दाहिर था, उसकी पत्नी रानीबाई ने किले के दरवाजे बंद कर लिए, और जब किले के दरवाजे बंद कर लिए तो कई दिनों तक प्रतिरोध चलता रहा। अंततः रानीबाई के पास खाद्य सामग्री की कमी हो गई, तो उसने किले के दरवाजे खोल दिए और अग्नि जोहर कर लिया। यह भारत के इतिहास का मिलने वाला पहला जोहर था। तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहला जोहर किसके द्वारा किया गया? राजा दाहिर की पत्नी रानीबाई। ये सिंध के थे, सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में, और पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान में था। ठीक है। तो अब इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम का राओरा के किले पर अधिकार हो जाता है। 712 आपको याद रखना है, पहला इस्लामिक आक्रमण। और राओरा के किले से राजा दाहिर की 2 पुत्रियों को गिरफ्तार करके और वो खलीफा वलीद की हरम में भेज देता है। खलीफा वलीद उनको कबूल कर लेता है, और इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर राजनीतिक करता, मतलब कोई धार्मिक कर नहीं था, और ये गैर इस्लामों पे लगाया जाता था। वो इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उनकी सुरक्षा करते थे। तो सुरक्षा के बदले पहली चीज़ ये ध्यान रखना, जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं तो उस बात का ध्यान रखना कि ये धार्मिक कर नहीं था, ये केवल राजनीतिक कर था। और राजनीतिक कर क्या था कि इस्लामी लोग जो थे उनसे तो कोई भी सुरक्षा का कर नहीं लिया जाता था, और अन्य जो लोग थे अन्य धर्मों के, उनसे जजिया कर लिया जाता था। अब जजिया कर से मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को, अपंगों को, बौद्धों को, इनको मुक्त रखा। तो जजिया कर पहली बार हिंदुस्तान में किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पहला मकतब खोला। मकतब याद रखना, मकतब किसे कहते हैं? एक तो होता है मदरसा और एक होता है मकतब। मकतब का मतलब होता है 1ली से 5वीं तक के जो स्कूल होते हैं उन्हें इस्लाम में क्या कहा जाता है? मकतब। मदरसा, उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या कहा जाता है? मदरसा। तो पहला मकतब हिंदुस्तान में कहाँ खोला गया था? सिंध में। इसके बाद में क्या होता है कि जजिया कर लगाता है, मकतब खोलता है, और यहाँ पे शांति स्थापित करके आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन आगे गुज्जर प्रतिहारों ने उन्हें अरबों को अंदर नहीं घुसने दिया, इसीलिए गुज्जर प्रतिहारों का उत्तर भारत के भटकीवाड़ कहा जाता है। और अरबियाती सुलेमान ने इन्हें अरबों का स्वाभाविक शत्रु भी कहा है। गुज्जर प्रतिहारों की वजह से ही अरबों का काफ़ी समय तक हिंदुस्तान में प्रवेश निषेध रहा। अब होता क्या है कि इनकी जो 2 पुत्रियां थी, राजा दाहिर की जो पुत्रियां थी, उन दोनों ने खलीफा वालिद को बहकाकर और मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी, और इस प्रकार उन्होंने अपने पिता राजा दाहिर और माता रानीबाई की मौत का बदला लिया। इसके बाद में आगे चलती है घटना, और ये जो जितनी भी संपूर्ण जानकारी हमारे को मिलती है वो एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है चचनामा। कौन सी पुस्तक है? चचनामा। चचनामा पुस्तक के लेखक अज्ञात हैं। अभी तक ये कहा जाता है, R.K. त्रिपाठी जी लिखते हैं कि संभवतः ये जो पुस्तक लिखी गई
वो मोहम्मद बिन कासिम के किसी मलिक या सिपह सलार द्वारा लिखी गई थी। ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिखी गई। तो भी कई पुस्तकों में ये कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में अल-मसूदी के द्वारा लिखी गई। तो मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता, वो अपना तर्क रखते हैं। तो अज्ञात इसके लेखक हैं। चचनामा का नाम चचनामा इसलिए पड़ा क्योंकि राजा दाहिर के पिता का नाम चच था। राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच। तो चच की ये पुस्तक थी, इसलिए इसका नाम चचनामा पड़ गया। अब इसके बाद में जो अगला यूपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन आ जाता है कि अरबों का भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें 2-4 पॉइंट होते हैं। पहली चीज़ तो कि अरब इस्लामिक संस्कृति से हिंदुस्तान परिचित हुआ पहली बार। इस्लामी संस्कृति का पहली बार प्रभुत्व हुआ, एक कोने में भले हुआ, चाहे वो सिंध में हुआ, लेकिन वहाँ प्रभुत्व हुआ। आज भी इस्लाम पाकिस्तान में पूर्णतः दृढ़ तरीके से क्यों है? क्योंकि सबसे पहले यानी 712 ईस्वी से ही वहाँ पे इस्लाम का प्रभुत्व हो गया था, तो वहाँ इस्लामिक अनुयायी ज़्यादा हो गए। तो ये एक रीजन बनता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इस्लामिक संस्कृति का आगमन हुआ। दूसरा, उन्होंने जो दी थी, एक तो ऊंट का पालन और खजूर की खेती, ये 2 चीज़ें आपको याद रखना। कहाँ से मिला? अरबों से मिला। इसके अलावा बहुत सी जो पुस्तकें थी, हिंदुस्तान की बहुत सी पुस्तकें थी, उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी मोटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, उस पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो अनुवाद किया गया, तो उसी पुस्तक का नाम पड़ गया कलीला दमना। क्या पड़ गया? कलीला दमना। कलीला चालाक लोमड़ी, दमना कौवा। तो इनकी जो कहानी थी, कौवा भैया बहुत मीठा गाते हो, और वो गाता है और वो जो भोजन नीचे गिर जाता है, वो घटना है। अब अपन आगे देखते हैं कि दूसरा आक्रमण, पहला आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया और किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम। तो दूसरे आक्रमण की अपन बात करते हैं। तो दूसरा आक्रमण जो था, वो दूसरा आक्रमण तुर्कों द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? तुर्कों द्वारा किया गया। अब तुर्कों में कौन थे? तुर्कों में 2 वंश हैं। तुर्कों में 2 वंश हैं जिनके द्वारा किया गया। कौन कौन से वंश हैं? और इनको ढंग से देख लें आप, क्योंकि यहीं पे आप मात खा जाते हैं। देखो, पहला जो आक्रमण किया वो गजनी प्रदेश के द्वारा, गजनी प्रदेश। और दूसरा गोर प्रदेश। यहाँ गजनी प्रदेश के जो शासक थे वो यामिनी वंश से संबंधित थे। यहाँ गोर प्रदेश से जो संबंधित वो थे, वो संसबनी वंश से संबंधित थे, संसबनी वंश। और यहाँ गजनी प्रदेश से जो संबंधित थे, इस कारण इस गजनवी के इनका नाम पड़ गया गजनवी। जैसे महमूद गजनवी। और ये जो गौर प्रदेश के होने के कारण ये गोरी कहलाए। क्या कहलाए? गोरी। जैसे मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ये दोनों पृथक हैं। महमूद गजनवी की अगर बात की जाए तो इसका शासनकाल था 998 से 1030 ईस्वी। और मोहम्मद गोरी की अगर बात की जाए तो इसका शासनकाल 1075 ईस्वी से 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी। यानी ये इसके लगभग 200 साल बाद में आता है मोहम्मद गोरी। और अगर मोहम्मद गजनवी की बात की जाए तो इसने हिंदुस्तान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार। और मोहम्मद गोरी की बात की जाए तो इसने हिंदुस्तान के ऊपर 13 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? लगभग 13 बार। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी ये दोनों तुर्क थे। इनकी मैं अभी डिटेल से आपको जानकारी देता हूँ शॉर्ट में, तो आप इनको सुनो। होता क्या है कि अब तुर्क की बात की जाए, यहाँ तुर्कमेनिस्तान ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ गजनी पड़ता है, यहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ तुर्क सल्तनत का जो संस्थापक था उसका नाम था अल्पतगीन। इसका संस्थापक था। तो पहला क्वेश्चन आ जाए, तुर्क सल्तनत का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन के बाद में एक शासक बनता है जिसका नाम था सुबुकतगीन। और सुबुकतगीन का जो पुत्र था उसका नाम था महमूद गजनवी ने सिस्तान के शासक को पराजित कर और बगदाद के खलीफा के सामने शपथ ली कि मैं
जिहाद करूँगा। जिहाद यानी धर्म युद्ध, मैं इस्लाम का प्रचार प्रसार करूँगा। और इस बात से खुश होकर बगदाद के खलीफा ने उसे सुल्तान की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दे दी? सुल्तान की। तो याद रखना, पहला तुर्क जिसे सुल्तान की उपाधि दी गई थी कौन था? महमूद गजनवी। और उसकी उपाधि देता है तो वो शपथ लेता है कि मैं जिहाद करूँगा, यानी इस्लाम के प्रचार के लिए युद्ध करूँगा, और इसके लिए वो प्रति वर्ष हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की कसम खाता है, और वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए निकल जाता है। ये घटना इस प्रकार घटित हुई थी। तो पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की कौन था? महमूद गजनवी। पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी यानी धर्म योद्धा, धर्म युद्ध के लिए। याद रखना, गाजी की उपाधि बाबर 1527 में जब खानवा का मैदान होता है तो वहाँ गाजी की उपाधि धारण करता है, क्षत्रियों के सर को काट के मीनार बना के और उसके ऊपर खड़ा होकर गाजी की उपाधि धारण करता है। तो पहली गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने। सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने। और इसके बाद में हिंदुस्तान पर आक्रमण के लिए निकल जाता है। महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया। उसने जो पहला आक्रमण किया वो 1000 ईस्वी में किया, और इसका जो पहला आक्रमण था वो वहिंदी पर किया गया था, और जो इसका शासक था उसका नाम था जयपाल। वहिंदी जो वर्तमान में पंजाब और लाहौर के बीच वाला जो क्षेत्र है, पंजाब वाले क्षेत्र पे इसने आक्रमण किया था। हालांकि इसके पिता सुबुकुतगीन ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था। तो अगर क्वेश्चन यह है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था, तो याद रखना सुबुकुतगीन। कौन था? सुबुकुतगीन। लेकिन अगर क्वेश्चन इसी तरह घुमा दिया जाए कि भारत के पहला आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने कब किया था, तो 1000 ईस्वी में वहिंदी के जयपाल पर। जयपाल को उसने पराजित कर दिया था, उसके पिता सुबुकुतगीन ने। और ये इसको खत लिखता है मोहम्मद महमूद गजनवी कि मेरे पिता ने चूंकि आपको पराजित किया है तो आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लें और मेरे आक्रमण से बचें। लेकिन जयपाल ने इसको स्वीकार नहीं किया, और जब इसको स्वीकार नहीं किया तो इसने इसके ऊपर आक्रमण किया, और इतना ज़बरदस्त आक्रमण किया कि इसमें जयपाल बहुत बुरी तरीके से पराजित होता है, और अपने अपमान को ना सके उसने सिंधु नदी घाटी में डूबकर आत्महत्या कर ली। वहिंदी के बाद में क्रमशः उन्होंने लगभग 17 बार हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें सबसे प्रमुख थे, जिनमें प्रमुख थे जैसे कन्नौज पे आक्रमण। इसके अलावा अपने सबसे नज़दीक था नारायणपुर यानी अलवर पर भी उन्होंने आक्रमण किया, तीसरा आक्रमण किया। इसके अलावा उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया, कन्नौज पर जाकर आक्रमण किया, तो उसके साथ बरूनी भी आए थे, उसके बारे में अभी बताऊंगा। कन्नौज के अलावा महमूद गजनवी ने तुम्हारे मथुरा पर किया। मथुरा के अलावा उसने एकमात्र आक्रमण था जो उसका असफल रहा, और वो किया गया था 1016 ईस्वी में कश्मीर पर। किस पर किया गया था? कश्मीर। और जब कश्मीर पर उन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ की शासिका थी रानी दिद्दा। क्या नाम था? रानी दिद्दा। और रानी दिद्दा से महमूद गजनवी पराजित होता है। हिंदुस्तान में पहली बार महमूद गजनवी कब पराजित होता? 1016 ईस्वी में। कौन से अभियान में? कश्मीर अभियान में। वहाँ की शासिका कौन थी? रानी दिद्दा। और इसके अलावा मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, कन्नौज, अजमेर, इनको जीतते हुए, हिंदुस्तान को रोनते हुए गुजरात अभियान चलता रहता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान था, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सबसे प्रमुख अभियान था उसके जीवन का थर्ड लास्ट अभियान, जो 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रभास पाटन नामक जगह पर किया गया, यानी सोमनाथ मंदिर पर किया गया। और सोमनाथ मंदिर के ऊपर जब वो आक्रमण करता है तो वहाँ के पुजारियों ने भगवान सोमनाथ की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, और उनके खून को बहाते हुए महमूद गजनवी सीढ़ियों से चढ़ते हुए भगवान सोमनाथ के शिवलिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है, खून से सनी हुई तलवार से लेकर। तब वहाँ का पुजारी उसके लिपट जाता है शिवलिंग के और कहता है कि महमूद, तुम इसे छोड़ दो, तुम इतिहास में एक कलंक बन जाओगे। तो महमूद गजनवी ने कहा
कि मैं इतिहास में मूर्ति रक्षक की बजाय मूर्ति भंजक कहलाना पसंद करूंगा। यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, बुद्ध सिकन की उपाधि किसने धारण की थी? बुद्ध सिकन। मैंने शुरू में कहा था कि इस्लाम में इस्लाम का आगमन किसके खिलाफ हुआ था? बुतों के खिलाफ। बुत का मतलब होता है बेटियां। बेटियों की जो पूजा करते थे वो बुतों की पूजा, यानी कोई भी मूर्ति पत्थर की पूजा करना, बेटियों की पूजा करना, ये वर्जित है इस्लाम में। मोहम्मद साहब के कुरान रसूल की बात की जा रही है, तो वहाँ बुतों और बेटियों की पूजा की जाती थी। तो वहाँ उसने ये कहा कि मैं इतिहास में मूर्ति रक्षक के बजाय मूर्ति भंजक कहलाना पसंद करूंगा। और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की थी। ये तुम्हारे को याद रखना है। और इसके बाद में शिवलिंग को खंडित कर देता है और कसाईयों को उसके टुकड़े दे देता है ताकि उनसे मांस तोल तोल के बांटा जाए। इसके बाद में वो वापस लौट जाता है, फिर आक्रमण करता है। और उसका जो अंतिम अभियान था 1027 ईस्वी में, वो पंजाब के खोकर विद्रोहियों के विरुद्ध किया गया। और उसके बाद में 1027 के बाद में उसने हिंदुस्तान के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके जो आक्रमण है उन पे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा सोमनाथ मंदिर पे क्वेश्चन पूछा गया, इसको ढंग से देख लेना। अब यहाँ जो बेसिकली चीज़ें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो याद रखना। इसके जो 4 महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम के प्रति बहुत सेटिस्फाइड है, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको देखेंगे। सबसे पहले उसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। और फिरदौसी का फिरदौसी को उन्होंने मतलब मोहम्मद महमूद गजनवी ने वचन दिया था कि आपके प्रत्येक तराने पर एक असरपी दी जाएगी सोने की। फिरदौसी बहुत अच्छा लिखता था और उसकी पुस्तक का नाम था शाहनामा। क्या नाम था? शाहनामा। ये याद रखना, फिरदौसी शाहनामा। तो उसकी प्रत्येक तराने पर महमूद गजनवी द्वारा एक स्वर्ण असरपी देने का वचन दिया था। किंतु जब वो तराने ज़्यादा लिखने लगा, और ऐसा कहा जाता है कि जब उसके अंदर लालच बढ़ गया, तो इस बात से बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ महमूद गजनवी और उसने भरे दरबार में उसका अपमान कर दिया। और अपमान से प्रभावित होके और फिर फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली। इसकी एक पुस्तक आज भी बहुत ज़बरदस्त है, इसको माना जाता है, इसको देख लेना। इसके अलावा इसका जो दूसरा दरबारी कवि था उसका नाम था उत्बी। क्या नाम था? उत्बी। और उसने जो किताब लिखी थी उसका नाम था यामिनी। इसके वंश का क्या नाम था? यामिनी। तो किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, यामिनी वंश पर आधारित थी। इसको भी आप रट लेना, किताब उल यामिनी। अच्छा, एक तीसरा कवि था जिसका नाम था वैहाकी। अगर आपको किताबों के नाम याद नहीं रहते, देखो अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करें तो वो तुम्हें याद रखना है। आरएस की कर रहे हैं तो इसको भी याद रखना है। अगर कोई छोटे मोटे एग्जाम कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की, एसएससी इनकी, तो आपको ये याद रखना है 1025 में, अरे कौन सा आक्रमण था? 15वां आक्रमण था। ये भी और याद रखना, क्योंकि 1025 पूछा जा चुका, सोमनाथ मंदिर पूछा जा चुका, 15वां आक्रमण ये नहीं पूछा जा चुका। ये याद रखना, 15वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। तो अगर जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उसी लेवल से आप इनको स्वीकार करो। देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर आप लेवल बहुत अपर लेते हैं, बहुत हाई लेते हैं। हाँ, हमारे नोट्सों का स्टैंडर्ड भी ये होता है, बिल्कुल बहुत अपर लेवल का है, लेकिन एग्ज़ाम भी बहुत ईजी नहीं होती। मैं बच्चों को एक ही सलाह देता हूँ कि ये जो ओक होती है ना, जिसमें जितना पानी आता है उतने आपकी पेट की सीमा होती है। अगर इसे अतिरिक्त पानी आ रहा है तो उसे वापस गिर जाने दो। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें आपके पूरे समझ में आएंगी। आरएस की तैयारी करें, अगर आप छोटी एग्जाम कर रहे हैं तो उसमें 2-4 चीज़ें जो भी आपके याद रहे वही आपके एग्जाम में आएंगी। तो यहाँ देखो, इसका पहला कवि फिरदौसी, किताब कौन लिखी थी? शाहनामा। शाहनामा को याद रखना, शाहनामा को ईरान का महाकाव्य कहा जाता है, एपिक ऑफ ईरान, ईरान का महाकाव्य। दूसरा उत्बी ने किताब लिखी थी किताब उल यामिनी, ये तुम्हारे को रट के रखना है। तीसरा था वैहाकी को याद रखना, उसने उसके पिता के ऊपर नाम पुस्तक लिखी और उसके पिता का क्या नाम था? सुबुकुद्दीन, तारीख सुबुकैतगीन। ये थोड़ा मेरा ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक है तो आपको देख लेना, ये सुबुकैतगीन, तारीख सुबुकुद्दीन, ये ऐसे याद रखो इसको।
उत्बी यामिनी वंश का, उत्बी ने इसके वंश की कहानी लिख दी। अच्छा, फिरदौसी ने शाह की, सुल्तानों की कहानी लिख दी। और वैहाकी ने किसकी लिख दी? उसके पिता की लिख दी, सुबुकुतगीन की लिख दी। तो 3 तो आपके सीधे वैसे ही याद रह जाएंगे। वैहाकी को लेनपुल ने एक इतिहासकार है लेनपुल, उसने पूर्व का पेप्स कहा है। पूर्व का पेप्स किसको कहा गया? वैहाकी, पूर्व का पेप्स। अच्छा, और चौथा जो इतिहासकार था उसका नाम था बरूनी। बरनी नहीं है, बरनी और बरूनी दोनों में अंतर है, ढंग से देख लेना। और उसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इसका दूसरा नाम कहा जाता है तहकीक ए हिंद। कौन सा है? तहकीक एक हिंद। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी और पूरे हिंदुस्तान का जो जिक्र है, हिंदुस्तान के आक्रमणों का जितना भी मैंने आपको कहानियाँ बताई है वो सभी तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद में लिखी हुई है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस एग्जाम लगती है, जैसे राजस्थान में आरएस लगती है वैसे यूपी में पीसीएस की लगती है। उसमें एक बार प्रश्न पूछा गया कि किताब उल हिंद यानी इसका हिंदी अनुवाद किया, उन्होंने शुद्ध हिंदी अनुवाद किया, हिंदुस्तान की खोज पुस्तक किसने लिखी? हिंदुस्तान की खोज। तो लोगों ने ये पुस्तक तो पढ़ी थी, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो वो तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनका तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान की खोज किसी इतिहासकार ने नहीं पढ़ी थी। तो दरअसल वो किताब उल हिंद जो थी, बरूनी की पुस्तक जो थी, किताब उल तहकीक ए हिंद यानी हिंदुस्तान की खोज, इसी का प्रोनाउंसिएशन है। अरबी भाषा का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके पूछ लिया था। तो यूपी बोर्ड जो होता है उसके क्वेश्चन जो बड़े ज़बरदस्त तरीके होते हैं, तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। बरूनी तहकीक एक हिंद पुस्तक, उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी। उन्होंने कहा ये कन्नौज आक्रमण के समय हिंदुस्तान आया था। कन्नौज जब आक्रमण हुआ था तो कन्नौज आक्रमण के समय ये महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था। और इसने यहाँ पे जो तुम्हारा काशी वाराणसी है वहाँ से ज्योतिष विद्या सीखी, संस्कृत सीखी, इसने शास्त्रार्थ किया। ये राजनीति, ये ख्वारिज्म का निवासी था और इसने राजनीति, भूगोल, वेता, इतिहासकार, ये सभी इसके गुण थे। तो इसको याद रखना। इन्होंने ये कहा था कि भारतीय बहुत विद्वान है किंतु कूप मंडूक है। विद्वान है किंतु कूप मंडूक है। इसका आशय क्या है? विद्वान होने का मतलब है कि हाँ वाकई वो जानते तो हैं। कूप मंडूक का मतलब यह है कि वो इनका क्षेत्र निश्चित है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग कभी भी समुद्र पार नहीं जाते थे, तो इसलिए उनको कूप मंडूक कहा। तो ये बात हो गई तुर्कों के, गजनी के, यामिनी वंश के मोहम्मद गजनवी की। इसके आक्रमण के बाद में अपन चर्चा करते हैं दूसरा गौर प्रदेश के संसबनी वंश के मोहम्मद गोरी की। और इनका मोहम्मद गोरी का 1175 से 1206 और इनका कार्यकाल 1298 से 1030 ईस्वी। ये याद रखना, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। ये कभी भी मिस्टेक मत करना। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। महमूद जो गजनवी था यामिनी वंश का था, मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का था। महमूद गजनवी गजनी प्रदेश का था, मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश के होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? मोहम्मद गोरी। अब जो याद रखो, इसके बाद में आगे घटना बताता हूँ। तो भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर जो दूसरा तुर्कों का आक्रमण हुआ वो किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी के बारे में देख लेते हैं। उसके जो बड़े भाई थे जिसका नाम था गियासुद्दीन। गियासुद्दीन गौर प्रदेश के शासक थे। गौर प्रदेश के शासक होने के कारण उन्होंने गजनी को जीता। गौर प्रदेश के थे, जैसे पावटा के हैं तो शाहपुरा को जीत लिया, और गजनी को जीत के और उस गजनी की जो गद्दी थी वो अपने छोटे भाई जिसका नाम था मोहम्मद गोरी उसको संभला दिया। और उसको संभला के और फिर वो आराम से गौर प्रदेश में शासन करने लगे। ये घटना होती है 1175 ईस्वी की, एक ऐतिहासिक घटना थी। और उसने पूरी गजनी को जला दिया। उस गजनी को जलाने के कारण उसके भाई गयासुद्दीन का नाम जहाँ सोच पड़ा। जहाँ यानी संसार को सोच यानी जलाने वाला। अब होता क्या है कि मोहम्मद गोरी 1175 में जैसे ही तख्त संभालता है और वो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। मोहम्मद गोरी ने कुल मिला के हिंदुस्तान के ऊपर 13 आक्रमण किए
और 13 आक्रमणों में सबसे पहले जो सुलभ था, जहाँ पे आक्रमण किया जाता था, हिंदुस्तान का कौन सा क्षेत्र था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे? जो तुर्कों के सबसे नज़दीक था, याद रखना पाकिस्तान वाला क्षेत्र। तो जो पहला आक्रमण किया जाएगा वो कराची, लाहौर, सिंध, इन क्षेत्रों में किया जाएगा, इन क्षेत्रों में। तो पहला आक्रमण इसका सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। दूसरा आक्रमण इन्होंने 1178 में गुजरात पर किया। कहाँ पे किया? 1178 ईस्वी में कहाँ पे किया? गुजरात पर किया। और गुजरात में जो शासक था उसका नाम था भीम सेकंड, और भीम सेकंड अभी अल्पवयस्क था, यानी छोटा था। और उसकी माँ जो थी नायिका देवी, कौन सी देवी? नायिका देवी। नायिका देवी उसकी संरक्षिका थी, और उसने उसका जबरदस्त प्रतिरोध किया, और हिंदुस्तान में पहली बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, और वो भी एक औरत से जिसका नाम था नायिका देवी। ठीक उसी प्रकार याद कीजिए, महमूद गजनवी भी इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में पराजित हुआ था, और वो भी एक महिला शासिका से जिसका नाम था रानी दिद्दा। 1016 ईस्वी की बात हो रही है, और ये बात कब हो रही है? 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड या मूल सेकंड की माँ नायिका देवी से पराजित होता है। माँ नायिका देवी, अभी भीम सेकंड थोड़ा छोटा था तो वो संरक्षिका थी, वो आक्रमण करते। इसके बाद में बार बार आक्रमण करते 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 इसके महत्वपूर्ण युद्धों की अगर बात की जाए तो 1191 त्रैन का प्रथम युद्ध, और त्रैन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और दूसरा किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी। इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ, और दिल्ली का जो शासक था गोविंद तोमर, उसके वार से मोहम्मद गोरी घायल हुआ। लेकिन क्षत्रिय राजपूत ने, वीर राजपूत ने घायल दुश्मन को आकर जिंदा छोड़कर अपने जीवन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी। इसके बाद में मोहम्मद गोरी अपने गजनी में वापस जाता है, और गजनी में वापस जाके और 1 वर्ष तक अपने घावों को नहीं धोता है, और वो पूरी तरीके से 1 साल तक तैयारी करता है युद्ध की। ये घटना वहाँ घटित होती है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान था। इसके अलावा मोहम्मद गोरी ने जो यामिनी वंश का, गजनी प्रदेश का जो अंतिम शासक था, उसको भी ढूंढ के सिंध प्रदेश में उसकी भी हत्या कर दी, और इस तरीके से उसने गजनी की गद्दी पूर्णतः सुरक्षित कर ली। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान एक तरफ तो मोहम्मद गोरी युद्ध की दिन रात तैयारी कर रहा था, वो अपने जख्मों को साफ नहीं कर रहा था ताकि जब भी पानी गिरे और उसके जो दर्द हो तो उसको याद आए कि ये जख्म किसने दिए। तो दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान रंगरैलियों में डूबा था। उसने अपने आसपास के सभी शासकों को मतलब नाराज कर लिया था। इधर जयचंद गहडवाल, उनकी पुत्री संयोगिता, जयचंद गहडवाल उनकी पुत्री संयोगिता, इधर चालुक्य शासक भीम सेकंड, उसकी पुत्री जो तुम्हारी इंचिनी कुमारी, जयचंद गहडवाल की संयोगिता का स्वयंवर से उठाना उसका बहुत बड़ा अपमान था। तो ऐसी चीज़ों से जो रियासती मामलों से बिल्कुल दूर थी, इनमें डूबा हुआ था। इसी दौरान दूसरा आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इस बात को जानता था कि सीधे आक्रमण से वो कभी भी पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए वो सिंध की सीमा, पंजाब की सीमा पे आके रुक जाता है और तराइन के मैदान से अपने एक दूत को भेजता है। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दूत पृथ्वीराज चौहान के खेमे में जाता है और वो कहता है कि जनाब, हम आपसे युद्ध नहीं करने हैं, हम आपसे शांति समझौता करने हैं, पर वर्तमान में हमारे चांद निकला हुआ है, मतलब चांद डूबा है, तो जब चांद निकलेगा उस दिन हम समझौता कर लेंगे, और तब तक के लिए हम अपने भाई गयासुद्दीन के पास ये समझौता पत्र वहाँ से अप्रूवल करा लेते हैं। तो दोनों सेनाएं आमने सामने खेमा डाल के वहीं महीने 2 महीने तक पड़ी रहती हैं और चांद का इंतज़ार करते रहते हैं। इसी दौरान क्या होता है, एक मध्य रात्रि में दुश्मन सेना यानी जो मोहम्मद गोरी था वो उठ के मसाल लेके वापस जाने लगता है। इधर पृथ्वीराज की सेना में थोड़ी खलबल मच जाती है कि वापस क्यों जा रहे हैं बिना समझौते हुए। तो वो उनको डांटते हैं, पूछते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते, रिटर्न हो जाते हैं, जाते हैं। काफ़ी दूर तक, भाई 20-30 किलोमीटर तक उनका पीछा किया जाता है। लेकिन उन्हें जब पता लगा कि ये जा ही रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये जो शाही सेना थी पृथ्वीराज की, इस खेमे में जश्न हुआ, रात में रंगरैलियाँ मनी, नाच गायन और शराब मदिरा के पीने के बाद में
जब ये अर्धरात्रि में बिल्कुल शुद्ध चित्त से सो रहे थे, अर्धरात्रि के तत्पश्चात मोहम्मद गोरी की सेना 50 किलोमीटर से वापस रिटर्न होती है और सोते हुए वीर राजपूतों के ऊपर आक्रमण करती है। और यहाँ से उठकर पृथ्वीराज चौहान यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है और इसके बाद में 3 कहानियाँ लिखती हैं। एक तो मिनहाज उस सिराज, उसने तबकात नासिरी में लिखा है कि जो पृथ्वीराज चौहान था इसको पकड़ लिया गया था और यहीं पे मतलब सिरसा के पास उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। दूसरा जो है ये मानता है कि इनको अजमेर का शासन दिया गया था, लेकिन जब ये वापस पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के खिलाफ साजिश कर रहे थे तो इनकी हत्या कर दी जाती है। और तीसरा जो उनका दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उसमें एक कहानी लिखता है कि इसके बाद में इसको गिरफ्तार करके और मोहम्मद गोरी गजनी प्रदेश लेके जाता है और गजनी वासियों को दिखाता है कि ये वही आदमी है जिसने मेरे को ये घाव दिए थे। और गजनी वाले कहते हैं कि इसकी तीर विद्या हम देखना चाहते हैं, तीरंदाजी। उसके बारे में कहा जाता था कि पृथ्वीराज चौहान अपनी तरकस में हमेशा 2 ही बाण रखा करता था। एक वो हमेशा राजा के ऊपर जो बाण चलाएगा और दूसरा उसका जो वजीर या सेनापति के। इसके अलावा उसके तरकस में कोई बाण नहीं होता, तो वो चलती हुई धनुष को पकड़ता था, बाण को पकड़ता था और उसी से वापस उस पर हमला कर देता था। उससे अभेद तीर विद्या उसके पास थी। इसका मतलब ये था कि बिना देखे वो निशाना लगा देता था सिर्फ हवा की गति से। जैसे मान लीजिए आप उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हो इधर से, तो वो बाण को इधर से पकड़ेगा और वहीं से उसी दिशा में डाल देगा, और उसको चाहे आप कितने छोटे तरीके से कितने झिर्री में दे के भी आक्रमण कर रहे हो वो आपको भेद दे सकता था। ये ऐसी विद्या पृथ्वीराज चौहान के पास थी। तो गजनी वाले कहते हैं कि हमारे को ये विद्या देखनी है। पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखों को निकाल दिया जाता है गर्म सरिये से, और उसके बाद में उसके ऊपर से एक पक्षी भेजा जाता है और पक्षी त्राई त्राई की आवाज़ करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं चलाता है धनुष्मान। उसके पास चंद्रवरदाई खड़ा था और जब दूसरी बार उसके पास भेजा जाता है तब चंद्रवरदाई ने एक बहुत ही अविस्मरणीय दुआ कहा जो आप सभी जानते हैं, 24 गण 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो वो एक इशारा करता है कि इतनी ऊंचाई पे इतनी दूरी पे चौहान सुल्तान बैठा है और चौहान तुम इसके तीर मारो। और पृथ्वीराज चौहान जब उसके तीर मारता है तो वो घायल हो जाता है और हालांकि उसे बचा लिया जाता है, और उसी दौरान उन दोनों की हत्या, वो आपस में एक दूसरे के कटार घोंप के हत्या कर लेते हैं। और ये जो पुस्तक थी इसको बाद में चंद्रवरदाई के बेटे जो जल्हन है उसने पूरी की थी। तो ये कहानी वहीं से अपने को देखने को मिलती है। तो 1191 त्रैन का प्रथम युद्ध, 1192 त्रैन का द्वितीय युद्ध। इस त्रैन के द्वितीय युद्ध में 1191 में इसका जो पहला सेनापति था उसका नाम था चामुंड राय। क्या नाम था? चामुंड राय। और द्वितीय जो त्रैन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें चामुंड राय ने भाग नहीं लिया, उसकी जगह खांडे राव ने भाग लिया था। द्वितीय युद्ध में कौन था? खांडे राव। ये याद रखना, ये राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हो उनमें ऐसे क्वेश्चन खोज के लेके आता है, तो ये याद रखना, चामुंड राय और खांडे राव दोनों याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद में अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े को तोड़ के और वहाँ एक मस्जिद बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, 1194 चंदावर का युद्ध किया और इसके बाद में धीरे धीरे चलते आगे सल्तनत बढ़ती रहती। उनके जो मोहम्मद गोरी था उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके पास दासों की एक विशाल फौज खड़ी थी। अब वो जब भी गोरी जाता अपने प्रदेश गजनी जाता था तो अपने जो गुलाम थे, वफादार गुलाम, उनको गवर्नर नियुक्त कर देता था, इख्तिदार नियुक्त कर देता था। तो जब वो हिंदुस्तान से वापस लौटा तो यहाँ उन्होंने अपना जो इख्तिदार नियुक्त किया उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को वापस जाता है और जब खोखरों ने, जाटों ने विद्रोह किया सिंध में तो वो उनको दबाने के लिए वापस आता है 1205 में। और जब वो सिंध नदी के पास बैठकर एक दिन नमाज अदा कर रहा था तो पंजाब के खोकर जाटों ने उसकी कटार घोंपकर हत्या कर दी। कुछ समय बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में आला रियासत मतलब सुल्तानहीन हो जाती है और जो जो उसके गुलाम जहाँ के थे उन्होंने वहीं अपना शासन स्थापित कर लिया। अब यहाँ पे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना एक नायब, अपना सूबेदार छोड़ा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
अब इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया और ये इस्लाम है, और ये जो काल कहलाता है सल्तनत काल, यहाँ से मध्यकाल की संपूर्ण तरीके से आगमन हो जाता है, तैयारी हो जाता है। तो इसको हम अपने डिटेल से देखते हैं। तो इसके लिए एक नक्शा बनाता हूँ, आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। रोको इसमें। बात की जाए अब अपन मध्यकाल के ऊपर आ जाते हैं। तो मध्यकाल की अगर बात की जाए तो मध्यकाल को भी दो विभाजन किया गया है, पूर्व मध्यकाल और इसके अलावा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की अगर बात की जाए तो इसके भी दो विभाजन किए गए हैं, एक राजपूत काल और एक सल्तनत काल। राजपूत काल 700 से लेकर 1100 ईस्वी, 1100-1200 ईस्वी तक, जिसमें राजपूतों का उदय हुआ, राजपूतों ने शासन किया। और सल्तनत काल की बात किया जाए तो यहाँ इस्लाम पूर्णतः आगमन हो जाता है। तो 1192 लिख दो या 1206 से लेकर 1526। और इसके बाद में उत्तर मध्यकाल की बात की जाए तो इसमें दो काल हैं, एक मुगल काल और एक दूसरा है मुगलोत्तर काल, मुगलोत्तर काल। तो ये दो काल हैं। मुगल काल की अगर बात की जाए तो 1526 से लेकर, अब तुम्हारा बाबर है वहाँ से लेके और तुम्हारा औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक ले लो। और उत्तर काल, मुगल उत्तरोत्तर काल तो 1707 से लेके 1857 तक जो नाम मात्र के शासक रहे मुगल, उनके बारे में अपना अध्ययन कर लेते हैं। ये पूरा मध्यकाल है, ये पूरा मध्यकाल है। तो यहाँ जो राजपूत काल है वो हम हिस्ट्री के दूसरे पोर्शन में देख लेते हैं। यहाँ मुगलोत्तर काल है वो हम आधुनिक भारत में देख लेते हैं। अपने को अध्ययन करना है सल्तनत काल का और मुगल काल का। तो सल्तनत काल की बात की जाए तो 1192 से लेकर 1526 तक। तो सल्तनत काल में शासक कौन कौन से हुए? अब सल्तनत काल में 3-4 वंशों ने शासक किया। और कौन कौन से वंश ने शासन किया इसका आपको याद रखना। सबसे पहले जो शासन किया वो आता है गुलाम वंश ने। किसने किया? गुलाम वंश ने। और गुलाम वंश के बाद में दूसरा शासन किया खिलजी ने, खिलजी वंश ने। फिर उसके बाद में तुगलक वंश ने, और उसके बाद में सैयद वंश ने, और सबसे लास्ट में जो था तुम्हारा लोधी वंश। कौन था? लोधी वंश। गुलाम वंश की अगर बात की जाए तो 1206 में इन्होंने शासन किया और 1290 तक इनका शासन रहा। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया और तुगलक वंश ने 1320 से लेके 1414 तक शासन किया। सैयद वंश की बात किया जाए तो 1414 से लेके 1451 तक शासन किया और लोधी वंश की बात किया जाए तो 1451 से लेके और 1426 तक शासन किया। इसके लिए एक वो भी आता है, एक सूत्र भी आता है। क्या सूत्र आता है? गुड़ खा तसला में, गुड़ खा तसला में। गु यानी गुलाम वंश, खा यानी खिलजी वंश, त यानी तुगलक वंश, स यानी सैयद वंश, मैं यानी तस ला यानी लोधी वंश और मैं यानी मुगल वंश। तो गुड़ खा तसला में एक सूत्र याद रखना है। 1206 से लेके 1290, 1290 से लेके 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से लेके 1526। ये 1400 लिख दिया क्या? 1526। ठीक है, मैंने 1526 ही बोला था ना, ध्यान रखा करो। अब देखो यहाँ पे ये जो वंश है इनका अपन क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। तो पहला है गुलाम वंश, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश का भी अपना अध्ययन करते हैं तो इसके दो विभाजन कर लेते हैं। गुलाम वंश के कितने विभाजन करते हैं? 2 विभाजन। पहला विभाजन कौन सा करते हैं? पहला जो था ममूलक वंश, ममूलक वंश। और दूसरा जो वंश था वो था इलबरी वंश, इलबरी। और कहीं से बलवनी वंश भी दे देते हैं, एक तीसरा और अलग से कर देते हैं, बलवनी वंश। बलवन का जो वंश है वो बलवनी। तो मामूलक वंश, इलबरी वंश और बलवनी वंश। मामूलक वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु होती है तो उसके एक भी जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। उसके कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। तो उसके जितनी भी सल्तनतें थीं उन सभी सल्तनतों पर
कौन शासन करने लग गया? उसके गुलाम शासन करने लगे। अब उसके गुलाम जो शासन कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि गुलाम होने के कारण ये वंश कौन सा कहलाया? गुलाम वंश। लेकिन एक इतिहासकार ने उन गुलामों को गुलाम ना के मामूलक कहा, और मामूलक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, क्योंकि इन गुलामों ने शासक बनने से पूर्व अपने आप को दासता से मुक्त करवा लिया था, इसलिए इसको मामूलक वंश भी कहा जाता है। और अगले वाले जो गुलाम थे वो इलवरी वंश से संबंधित होने के कारण इलवरी वंशज कहलाए, और बलवन के वंशज होने के कारण बलवनी वंश कहलाए। तो हमने मामूलक वंश भी पिछले एपिसोड में देख लिया था, इलवरी भी हमने देख लिया था, आज बलवनी का अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है मामूलक वंश। मामूलक जो वंशज थे वो 1206 से लेके और 1211 तक इन्होंने शासन किया। इलवरी वंशज की अगर बात की जाए तो 1211 से लेकर और 1265 तक शासन किया, और बलवनी वंश की अगर बात की जाए तो 1265 से लेके और 1290 तक शासन किया। मामूलक वंश को एक बार मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो उसके सारे वफादार जो इख्तेदार थे, सूबेदार थे, जिन्हें अपन गवर्नर कह सकते हैं, वो जहाँ जहाँ तैनात थे वहाँ वहाँ उन्होंने अपना शासन चलाना प्रारंभ कर दिया। तो हिंदुस्तान पर जो सूबेदार उन्होंने नियुक्त किया था, प्रतिनिधि नियुक्त किया था, उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ अपना शासन प्रारंभ नहीं किया। तो उस समय जब उनकी मृत्यु हुई तो वो लाहौर में उपस्थित थे। तो लाहौर के जो स्थानीय नागरिक थे, जो वृद्ध जन थे, प्रबुद्ध जन थे, उन्होंने कहा कि सूबेदार साहब, आप हिंदुस्तान की मलकियत को संभालें और रियाया के ऊपर न्याय करें। उनके आग्रह पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान की सल्तनत संभाली, लेकिन उन्होंने कभी ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना उन्होंने कोई तख्त धारण किया, ना उन्होंने कोई छत्र धारण किया। मतलब सुल्तान का कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे ये लगे कि वो सुल्तान था। इसके अलावा उसने दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया वो काम ये था कि उन्होंने अपने संबंध मजबूत बनाए। अपने संबंध कैसे मजबूत बनाए? कि जब गौरी की मृत्यु हुई तो उस समय 3 सबसे बड़ी रियासत थी उसके द्वारा जीती गई। पहली थी उसकी खुद की राजधानी गजनी, दूसरी थी सिंध, और तीसरी थी भारत या हिंदुस्तान। भारत का जो गवर्नर था वो तो स्वयं ऐबक था, और सिंध का जो गवर्नर था उसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा गजनी का जो उसके बाद में शासक बना उसका नाम था यलदोजा। कौन सा दोजा? यलदोजा। कुतुबुद्दीन ऐबक इस बात को जानता था कि अगर अपने को अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो अपने को मजबूत संबंध बनाने होंगे। तो उसने यलदोजा और कुबाचा से अपने संबंधों को मजबूत बनाया। उसने यलदोजा की पुत्री से शादी की, अपनी पुत्री की यलदोजा के साथ शादी की, और कुबाचा की शादी अपनी बहन के साथ कर दी। इस प्रकार उसके संबंध दृढ़ तरीके से हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्या नाम है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके कई उपनाम भी हैं। जैसे एक इसका नाम है लाख बख्श। लाख बख्श का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान करता था, क्योंकि नवजात दिल्ली थी तो दिल्ली को लोगों को, मतलब दिल्ली सल्तनत को, लोगों को अपने दिलों में जगह बनाने के लिए वो लोगों के लिए उदार तरीके से व्यवहार कर रहा था। एक दूसरा नाम था हातिम सेकंड। हातिम ताई बहुत उदार आदमी रहा है तो उसका नाम हातिम द्वितीय पड़ गया, और कुरान की अच्छी सुरीली आवाज़ में नकल करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? करीम खान। अच्छा, इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया और उसने कोई सिक्के वगैरह नहीं ढलाए। याद रखना, मोहम्मद गोरी ने सिक्के ढलाए थे और उन्होंने मोहम्मद बिन शाम की उपाधि धारण की थी, और उन्होंने एक तरफ तो कुरान की आयतें लिखाई थी और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी के क्या बोलते हैं चित्र बनवाया था। ये तुम्हारे को याद है। मोहम्मद बिन शाम की उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद गोरी ने। अच्छा, महमूद गजनवी ने किसकी उपाधि धारण की थी? बुत शिकन की।
किसकी उपाधि धारण की थी? बुद्ध शिखंडी। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो 1210 में ये लाहौर को अपनी राजधानी रखता है, ये दिल्ली कभी भी नहीं आया, और 1210 में चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया किस शासक की शाही खेल खेलते हुए मृत्यु हुई, तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई। 1210 में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बाद में अब क्या होता है कि इसका जो पुत्र था वो बड़ा दुर्बल था, तो इसके पुत्र को हटा के और इसका एक जो गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश यहाँ का शासक बन गया। इल्तुतमिश से पहले हम इसके निर्माण कार्य को देखते हैं। तो निर्माण कार्य में इसके 2-4 चीज़ें हैं, वो आप ध्यान रखना। एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सल्तनत काल की पहली मस्जिद थी, सल्तनत काल का पहला मस्जिद थी, और हिंदुस्तान की पहली जो मस्जिद थी उसका नाम था चेरामन जुमा, और चेरामन जुमा केरल में है। और सल्तनत काल की जो पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम, और कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद का निर्माण करवाया था वो दिल्ली में करवाया था, और इस मस्जिद के निर्माण के दौरान उसने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के और उनके पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो एक चीज़ तो ये याद रखना, इसने कुव्वतुल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण कराया जो सल्तनत काल की पहली मस्जिद थी, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया, दूसरा याद रखना, और तीसरा जो इन्होंने किया कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। कुतुब मीनार का निर्माण याद रखना, ये 5 मंजिला इमारत है और ये दिल्ली में अवस्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर या यूँ कहें कि 238 फीट इसकी ऊंचाई है कुतुब मीनार। तो इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था, ये क्वेश्चन याद रखना, निर्माण प्रारंभ करवाया। अगर ये प्रश्न आए तो तुम्हें कुतुबुद्दीन ऐबक करना है, और इसके अलावा निर्माण किसने कराया या पूरा किसने करवाया तो याद रखना वो आए तो इल्तुतमिश करना है। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, दोबारा इसको सुन लो। अगर ये प्रश्न इस तरीके से है कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ शब्द आए तो ही उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक करना है, प्रारंभ शब्द आए तो, वरना चाहे निर्माण आए चाहे पूरा आए कुछ भी आए तुम्हें क्या करना है? इल्तुतमिश ही करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे मंदबुद्ध बार बार ये कहते हैं गुरुजी दो नहीं आगा, तो दो नहीं आगा तो ये सोच लेना कि तुम उसमें ये देख लेना कि भाई प्रारंभ शब्द हो तो तुम्हें क्या करना है? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके अतिरिक्त कोई भी शब्द हो प्रारंभ नहीं हो तो तुम्हें क्या करना है? इल्तुतमिश। तो ये मस्जिद मंदिरें होंगी, मस्जिद होगी। मस्जिद के बाद में अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में इसका दामाद इल्तुतमिश शासक बनता है, और इल्तुतमिश शासक बनता है तो इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करते हैं। ये 1211 से लेके 1236 तक शासक बना, और बहुत ही भारत के इतिहास का सबसे ज़बरदस्त शासक रहा सल्तनत काल का। ये 2 शासक हैं, एक इल्तुतमिश और एक बलबन। इल्तुतमिश का पिछले एपिसोड में अध्ययन किया था, बलबन का आज करेंगे। इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। पहला इसने राजत्व का इसने सबसे पहले 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। तो याद रखना हिंदुस्तान में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। अब इसका जो सबसे बड़ा प्रबल प्रतिरोध था वो किन लोगों से था? इसका प्रबल प्रतिरोध था यल्दौजा से और कुबाचा से, क्योंकि यल्दौजा और कुबाचा किसके वफादार थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। वो उसके पुत्र को शासक बनाना चाहते थे क्योंकि इसके गहरे संबंधी थे। तो इन दोनों ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो पहले 1213 में इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं पानीपत का तराइन का तीसरे युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान और गौरी, और तराइन का तीसरा युद्ध 1213 में किस किस के मध्य होता? इल्तुतमिश और यल्दौजा। गजनी के शासक कौन थे? यल्दौजा।
यलदौजा को इसने गिरफ्तार किया युद्ध में, और युद्ध में गिरफ्तार करके और ये बदायूं के किले में नज़रबंद कर देता है और वहाँ उसके तय करवा देता है। याद रखना, ये शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं वर्तमान में यूपी में है, और यूपी का ये गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे गवर्नर नियुक्त किया था। तो पहला इसने यलदौजा को पराजित किया। दूसरा इसने क्या किया कि कुबाचा को पराजित किया। कुबाचा को एक बार हराया, फिर दोबारा हराया, और 2-3 बार हराता है तो कुबाचा आत्महत्या कर लेता है सिंधु नदी में डूबकर। तो ये दोनों उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या करता है, वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को देखता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सबसे पहले उसने इक्ता प्रथा प्रारंभ की। कौन सी प्रथा प्रारंभ की? इक्ता। इक्ता का मतलब प्रशासनिक व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो सुल्तान होता है, सुल्तान के नीचे वजीर आजम होता है, वजीर आजम के नीचे उसका नायब होता है, नायब के बाद में उसका सूबेदार होता है, सूबेदार या गवर्नर होता है, गवर्नर के बाद में अमीर होता है, अमीर के बाद में मलिक होता है, मलिक के बाद में सिपह सलार होता है, सेनापति होता है। तो ये जो पूरा तंत्र होता है शासक का, वो पूरा तंत्र जो खड़ा किया, उस व्यवस्था को कहते हैं इक्ता प्रथा। तो ये क्वेश्चन अनेकों बार आ सका, भारत में इक्ता प्रथा प्रारंभ किसने की? अगर ये है पहली बार आरंभ किसने की, तो वो तो याद रखना मोहम्मद गोरी ने की थी। लेकिन संस्थागत रूप से किसने प्रारंभ की या प्रारंभ की, ऐसा कुछ आए, प्रारंभ की तो तुम्हें इल्तुतमिश करना है। सबसे पहले शब्द आए तो याद रखना, फिर कह रहा हूं कंफ्यूजन वाला किसने, सबसे पहले आरंभ किसने की? मोहम्मद गोरी। इसके अलावा इक्ता प्रथा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए जिसमें सबसे पहले ना लिखा हो, तो तुम्हें क्या करना है? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा क्या होती है कि उसके नीचे जितने भी अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को अपनी सेवा के बदले उन्हें जागीर प्रदान करना, ताकि बड़ी बड़ी हाँसी, रेवाड़ी, बदायूं इनकी जागीर दे देता था, इनके बदले वो उनकी सेवाएं करते थे। तो अब ये क्या करता है कि एक तो इक्ता प्रथा प्रारंभ की, दूसरा उसने अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए एक दल का गठन किया जिसका नाम था चहलगानी दल। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका, चालीसा दल, चहलगानी दल, चालीसा दल को ही चहलगानी दल कहते हैं। तीसरा, तुर्कान ए चहलगानी दल की स्थापना किसने की? किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ये क्या था? चालीसा यानी इसने 40 सरदारों को खड़ा किया। इतने खतरनाक सरदार थे कि इनके पीछे 10-10 हज़ार सैनिक थे, और जब भी इसको आक्रमण करना होता तो ये 40 सरदार किसी भी बड़े से बड़े किले को नेस्ता नाबूद करते थे। 2 महीने 3 महीने के अंदर कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाया। अब धीरे धीरे इसका विकास होने लग गया और ये तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसने गाजी की उपाधि धारण की, इसने तख्त पर बैठना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले इसने तख्त पे बैठना प्रारंभ किया। ये इल्बरी वंश से संबंधित था, इसलिए इसको इल्बरी वंशज भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्बरी वंशज। इल्बरी वंशज, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि मैं कुछ भी और भी लिखूँ। इल्बरी वंशज भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसके पुत्रों की बात की जाए तो इसके काफ़ी पुत्र थे, और उन पुत्रों में जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन को इसने अपना वारिस घोषित किया। लेकिन इसकी मृत्यु बंगाल अभियान के दौरान हो जाती है। और जब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो इस बात से बहुत ज़्यादा आहत होता है। और इसके बाद में जब वो ग्वालियर अभियान के दौरान जाता है तो वो अपनी पुत्री रजिया को दिल्ली की ममलिकत संभाल के जाता है, महल की सुरक्षा संभाल के जाता है। और जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि रजिया, उसकी पुत्री रजिया ने उससे भी अच्छे तरीके से शासन किया था। तो इस बात से काफ़ी खुश हुआ और उसने अपना वारिस रजिया को घोषित कर दिया। और इसके अलावा उसने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का टंका, चांदी का टका, और दूसरा तांबे का जीतड़, तांबे का जीतड़। ये 2 सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश धीरे धीरे अपनी वजारत को आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु होती है तो इससे पहले आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है कि इनसे संबंधित इमारतें कौन कौन सी हैं। तो मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले तो याद रखना, एक तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा,
क्या याद रखना है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो इसके सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन की याद में बनाया गया था। इसके अलावा इसने ऐतारकीन का दरवाज़ा, नागौर के चिश्ती संप्रदाय के संत मीठे शाह हमीमुद्दीन नागौरी के सम्मान में इसने नागौर के अंदर ऐतारकीन का दरवाज़ा बनाया था। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण क्या करवाया था? पूर्ण करवाया। इसके अलावा इसने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। यह पहला शासक था जिसने लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी, दिल्ली स्थानांतरित की। और इसने दीन पनाह नगर राय पिथौरा दुर्ग का निर्माण कराया, जो दिल्ली के उस जमाने के जो 7 प्रमुख नगर थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था राय पिथौरा दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में और बदायूं में उसने जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, ये 2 मस्जिद भी तुम्हारे बदायूं का जब वो गवर्नर था उस दौरान उन्होंने स्थापित करवाई थी, तो इन दोनों का भी याद रखना। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में इसकी जो पत्नी थी शाह तुर्कान, शाह तुर्कान ने अपने पुत्र को आराम शाह को यहाँ का शासक बना दिया। जब आराम शाह को शासक बना देता है तो चूंकि रजिया सुल्तान का कोई भी समर्थक नहीं था उस समय तक, तो रजिया सुल्तान यहाँ से लाल वस्त्र पहनकर और नमाज जुमा के दिन रमज़ान के महीने में इबादत के समय सभी पाक मुसलमानों के सामने जाके और इंसाफ की मांग करती है। और वो पहली महिला थी जो जनता के सहयोग से वो शासिका बनी। शाह तुर्कान बहुत ही मतलब उसे खूंखार कहें या तानाशाह प्रवृत्ति की थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो जो विद्वान थे, प्रबुद्ध जन थे, इनको बहुत सम्मान करती थी, उनको दान दक्षिणा बहुत देती थी। तो ये अपने भाई को हटा के तख्त से और उसकी जगह स्वयं तख्तासीन हो गई। अब अपन बात करेंगे रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान अब शासक बनती है 1236 से लेके 1240 तक। यही क्वेश्चन अब की बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से 1240। अब रजिया सुल्तान की अगर बात की जाए तो इसके दरबार में उसका एक भी समर्थक नहीं था। लाहौर का जो शासक था करीम खान, वो इसका विद्रोही था। बदायूं का जो सूबेदार था वो इसका विद्रोही था। यहाँ पे सरहिंद का अल्तुनिया था, वो इसका विद्रोही था। सिंध का शासक था, वो इसका, मतलब इसका कोई भी समर्थक नहीं था। ऐसी स्थिति में इसने नव नियुक्तियाँ की और सबसे जो पहली और महत्वपूर्ण नियुक्ति थी उसने याकूत की। एक अफ्रीकन हफ्सी था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत को उसने अमीर आखुर का पद दिया। आखुर यानी अश्वशाला का जो अश्वशालापति का पद दे दिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता था। और ऐसा बताया जाता है कि रजिया सुल्तान का याकूत के साथ प्रेम संबंध था और यह बात उसके सूबेदारों को पसंद नहीं आई। और दूसरा, जो रजिया सुल्तान थी वो दरबार के अंदर कुबा और कूला यानी कोट और टोपी पहन के खुले आसन के ऊपर बैठकर दरबार लगाती थी। इससे जो परंपरागत इस्लाम के अनुयायी थे वो उसके प्रबल विरोधी बन गए। दूसरी ओर रजिया सुल्तान अपनी ताकत बढ़ा रही थी और उसके प्रतिरोध में उसके समस्त सरदार इकट्ठे होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे समय में सरहिंद के मतलब सरहिंद माने वर्तमान का जो पंजाब है, वहाँ के शासक अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं रजिया सुल्ताना दिल्ली से निकलकर बाहर जाती है। जब रजिया सुल्ताना बाहर जाती है तो अल्तुनिया से वो पराजित हुई और अल्तुनिया ने उसे गिरफ्तार करके सरहिंद के किले में नज़रबंद कर दिया। तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया और उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए राजी कर लिया। दोनों दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जब आते हैं तो दूसरी ओर रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत की, जलालुद्दीन याकूत की उसके सरदारों ने हत्या कर दी और रजिया सुल्तान के साथ भाई बैराम शाह को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। और यहाँ का शासक नियुक्त करके और जब रजिया सुल्तान आती है तो रजिया सुल्तान पराजित होती है। पराजित होकर जब बाहर वापस जा रही थी तो हांसी के पास, ऐसे कहा जाता है हरियाणा में, उसकी पकड़कर हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि डाकुओं ने उन्हें लूटा था और उसका ये संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है। तो ये हिंदुस्तान के सल्तनत काल की पहली महिला शासक थी। इसका इस प्रकार से दुखांत होता है।
और लेनपुल ने कहा कि अगर वो एक औरत ना होती तो वो सबसे काबिल एक महिला, एक शासक थी। उसके शासक होने के सभी गुण थे, लेकिन उसमें एक नाकामी थी कि वो एक महिला थी। बहुत अच्छी वो रही। इसके बाद में बात करते हैं उनके भाई बहराम शाह और उसके बाद में मसूद शाह। तो इनके बारे में कोई ज़्यादा स्पेशल है नहीं। इन्होंने 2 साल, एक ने 40 से 42 तक शासन किया और दूसरे ने 42 से 46 तक। दोनों का कोई स्पेशल पॉइंट है नहीं। इसके बाद में नासिरुद्दीन, इसका जो सबसे छोटा भाई, उसको जब शासक बनाया जाता है, उस शासक के बारे में थोड़ा सा आप देख लो। एक तो उसके बारे में ये याद रखना कि उसका जो काजी था दिल्ली का, उस समय काजी जो न्याय करता था, उसका नाम था मिनहाज उज सिराज, मिनहाज उस सिराज। और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तबकात ए नासिरी। ये किताब बहुत प्रसिद्ध है और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी है। इसमें नासिरुद्दीन को उसने दरवेश शासक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था, इसलिए उसको दरवेश शासक कहा है। यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। अब हम बात करेंगे आज वर्तमान में बलबन की। तो बलबन की अध्ययन करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैंसठ से लेके 87 तक 88। हाँ, तो आज अपना अध्ययन करेंगे बलबन का। बलबन का कार्य पहले शुरू से देख लेते हैं। बलबन के बारे में मैंने जो भी चीज़ खाए हैं, बलबन मानो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, इतिहास में पहली बार पढ़ रहे हो, तो कहाँ से पढ़े, क्या है बलबन? तो बलबन इलबरी वंश से संबंधित था। कौन से वंश से संबंधित था? इलबरी वंश से। वो मैंने अभी एक पुस्तक का नाम लिखा है। कौन सी पुस्तक का? एक पुस्तक थी फिरदौसी की पुस्तक थी शाहनामा। फिरदौसी की कौन सी पुस्तक थी? शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में एक वंश का नाम आया है जिसका नाम है अफरादिया। अफरादिया वंश से अपने आप को संबंधित बताता था कौन? बलबन। तो ये याद रखना, अफरादिया और जो इलबरी का ही एक वंशज था जिसका नाम था अफरादिया। अफरादिया से अपने आप को बलबन ने संबंधित किया है। ये तुम्हारे को याद रखना। अफरादिया और शाहनामा पुस्तक में लिखा हुआ है फिरदौसी की। और ये बलबन ने घोषित किया अपने आप को। किसने घोषित किया है? बलबन ने। और चूंकि बलबन अपने आप में क्या है? शासक है। अब मैं अगर शासक बन जाऊं तो मैं अपने आप को कुछ भी घोषित कर सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, इसका बचपन का नाम जलालुद्दीन था। क्या नाम था? जलालुद्दीन। ये तुम्हारे को याद रखना है, जलालुद्दीन। इसको सबसे पहले मंगोल नेता चंगेज खान का नाम सुना है? मंगोल नेता चंगेज खान ने इसे बेचा था ख्वाजा साहब को। ख्वाजा साहब ये नहीं है आमेर वाले, अजमेर वाले। ख्वाजा आमेर, शेख ख्वाजा एक सादी था ईरान का, मतलब एक सादी का मतलब एक क्या कहते हैं, बड़ा संत था। शेख सादी को उसने बेचा था और वो यहाँ पे आके रहने लग गया था ग्वालियर में। और जब इल्तुतमिश ग्वालियर का अभियान करने जाता है, इल्तुतमिश कहाँ का अभियान करने जाता है? ग्वालियर का। तो ग्वालियर के अभियान के दौरान इसकी नज़र बलबन पर पड़ती है। ग्वालियर के अभियान के दौरान। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो शासक लोग होते थे, ये एक ही नज़र में किसी व्यक्ति को जान जाते थे कि ये कितना कुव्वत भरा है और अपनी सल्तनत आलिया के लिए ये कितना काबिल एक गवर्नर सिद्ध हो सकता है। तो पहली नज़र में ही इल्तुतमिश को ये व्यक्ति, इसकी चाल डाल रंग रूप एकदम भाग गया था और ये अपने साथ इसको गुलाम बना के ले आता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये जो बलबन था, बलबन अपने आप को फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में वर्णित अफरादिया कुल का बताता है जो इलवरी वंश से संबंधित था।
तो क्वेश्चन आए, बलवन कौन से वन से संबंधित था? इलबरी। इलबरी नहीं हो तो अफरादिया। आफरीदी, आफरीदी शायद आफरीदी इनका नाम सुना, आफरीदी। आफरीदी भी अफगानिस्तान में एक कबीला है, कबीले का नाम है। किसका नाम है? कबीले का। ये तुम्हें याद रखना। तो अफरादिया है, तुम्हारे को ये याद रखना। इसको, ये बचपन से गुलाम था। इस गुलाम को चंगेज खान ने खरीदा था और चंगेज खान से शेख ख्वाजा सादी ने खरीदा, जो ग्वालियर में आके रहने लग गया था और ग्वालियर पर अभियान करने गया था। कौन? दिल्ली सम्राट इल्तुतमिश। और जब दिल्ली सम्राट इल्तुतमिश ग्वालियर पर अभियान करने गया था तो इसने बलवन को खरीद लिया। क्लियर? अब बलवन को जब वह खरीद के लेके आता है तो इल्तुतमिश के जो पुत्री थी उसका नाम था रजिया सुल्ताना। पिछले एपिसोड में हमने देखा। तो रजिया सुल्ताना ने बलवन को एक पद दिया और उस पद का नाम था अमीर ए शिकार। याद रखना, सबसे पहले मैंने बताया किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने खरीदा। कहाँ से खरीदा? ग्वालियर से खरीदा। इसके बाद में दूसरी आ जाएगी कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने इसे क्या दिया? अमीर ए शिकार का पद दिया। अमीर ए शिकार, यानी जब रजिया सुल्तान शिकार करने जाती थी तो शिकार का बंदोबस्त करता था। जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में शासक बनता है इसका भाई बहराम शाह। कौन बनता है? बहराम शाह। और बहराम शाह ने इस बलबन को एक पद दिया था, उस पद का नाम था अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर। और इसके अलावा इसने इसको 2 जगह की जागीर भी दी थी। कहाँ कहाँ की दी थी? हाँसी और रेवाड़ी, जो वर्तमान में कहाँ पे पड़ती है? हरियाणा। क्लियर? तो तुम्हारे को 3 चीज़ें होगी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर से खरीदा, ग्वालियर अभियान में। रजिया सुल्तान ने क्या किया? अमीर ए शिकार का पद दिया। तीसरा, बहराम शाह ने इसके छोटे पुत्र ने किसका पद दे दिया? अमीर ए आखुर का पद दे दिया। आखुर यानी अश्वशालापति, जो घोड़ों की सेना होती थी उसका प्रधान बना दिया। और याद रखना, मध्यकाल की अगर बात की जाए तो यहाँ के घोड़े सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के शासकों के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता था। वो किससे आक्रमण करते थे? घोड़ों से। तो घोड़ों की सेना जितनी। बहराम शाह के बाद में इस शासक बना जो इल्तुतमिश का पुत्र था, मसूद शाह। मसूद शाह। और मसूद शाह ने इसे एक उपाधि दी जिसका नाम था अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब, यानी ये इसके सारे जवाब तलब ये तय करता था। पत्राचार वगैरह ये सारे तय, लिखना जाना, आना जाना, ये सभी चीज़ें ये। मसूद शाह के बाद में यहाँ पे जो पांचवा शासक बना इल्तुतमिश का सबसे छोटा ही छोटा पुत्र था, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। और इसने इसको अपनी पुत्री के साथ, नासिरुद्दीन के साथ बलवन ने अपनी पुत्री की शादी की। बलवन ने अपनी पुत्री की शादी की थी। और नासिरुद्दीन ने इसे 2 पद दिए। एक तो उपाधि दी थी जिसका नाम था उलुग खान। कौन सी उपाधि दी थी? उलुग खान। और इसके अलावा इसे एक पद दिया था जिसका नाम था नायब ए ममलूकात। नायब ए ममलूकात। और ये बदायूं का सूबेदार बना दिया गया था। यहाँ तक आपको याद रखना है। तो ये तो थी स्टोरी उसके प्राचीन काल की। अब बलबन की तरफ लौटते हैं कि जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो उसके बाद में नेक्स्ट जो शासक बनता है उसका नाम था बलबन। अब बलबन शासक बनता है तो बताओ बलबन के सामने सबसे पहली समस्या कौन थी? बलबन उसी चहलगानी दल का सदस्य था, यानी उन 40 तुर्क सरदारों में केवल एक था। अब अगर 40 सरदारों में आप में से कोई एक शासक बन जाए तो क्या तुम उसकी इज्जत करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी आदमी नहीं करता। वो ये सोचता है कि यार कल तक तो अपने साथ था, अपने बराबर बैठता था, आज ये तख्त पर बैठ रहा है। तो उसने क्या किया कि उन सबसे पहला काम ये किया कि उसने तुर्कान ये चहलगानी या 40 दल का दमन प्रारंभ कर दिया। दमन, इसका मतलब यह था कि उसने एक एक सरदार को पकड़ के चुन के मारना शुरू कर दिया। वो कोई भी बहाना लेता
और उन्हें मार देता। जैसे बहानों की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले उसके खिलाफ विद्रोह किया बंगाल के शासक तुगरिल खान ने। बंगाल का शासक कौन था? तुगरिल खान। उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली और अपना खुद का नाम से खुतबा पढ़ा लिया। इस बात का जब इसको पता लगा तो उसको पता लगा कि यहाँ जो अवध था, अवध का शासक उसका सहयोग कर रहा था, इस वजह से उसने ऐसा किया। तो अवध के शासक के पूरी जनता के सामने 500 कोड़े मरवाए। 500 कोड़े मरवा के उसे निर्वासित किया और अवध का दूसरा शासक बनाया। उसका नाम था अमीन खान। क्या नाम था? अमीन खान। वो भी 40 दल से था, ये भी 40 दल था। और अमीन खान को इसको बंगाल के शासक तुगरिल खान का दमन करने के लिए भेजा। अब जब तुगरिल खान का दमन करने के लिए भेजा तो अमीन खान उससे हार के आ गया, क्योंकि वो भी शक्तिशाली था। कोई अपने आप को सुल्तान घोषित करता है तो कोई पागल तो नहीं होगा, तो ये भी खतरनाक था। तो इसने पिटाई कर दी किसकी? अमीन खान की। अमीन खान जब इसे पिट के आ गया तो इसने अयोध्या के फाटक पर इसका टांक के इसकी हत्या कर दी। ये लो, इसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। इसने खुद ने पहली बार विद्रोह के दमन के लिए दिल्ली से बाहर निकला और तुगरिल खान को एक चमड़ा खिंचा के और उसके अंदर डलवा दिया। और चमड़ा जैसे जैसे ठंड होती जाती है सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है और उसके अंदर सिकुड़ के इतनी दर्दनाक मौत दी कि दुनिया के लिए एक तमाशा बन गया। ऐसे बहुत से आदमियों की इसने हत्या करवाई और इतने जबरदस्त, यानी जो 40 सरदार थे उनका दमन किया। क्यों? क्योंकि 40 उसका सम्मान नहीं करते थे। वो उसे ऐसे मानते कि ये अपना बराबर का है, इसका सम्मान नहीं करते थे। मेन वजह ये थी। तो 40 सरदारों में इसका दूसरी चीज उसने क्या किया कि मंगोलों का आक्रमण का हमेशा भय रहता था। तो मंगोल आक्रमण यहां से करेंगे और पाकिस्तान होते हुए करेंगे। तो यहां पाकिस्तान में सिंध, लाहौर, मुल्तान, इसके अलावा ये तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ गए, और इसके अलावा सुनम, समाना, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र पड़ गए। तो यहाँ आर पार उसने एक किलो की दीवार खड़ी करवा दी। यहाँ भी किला, यहाँ भी किला, यहाँ भी किला, यहाँ भी किला और यहाँ भी किला। और यहाँ पे उन्होंने अपने पुत्रों की नियुक्ति की। इसके 2 पुत्र थे। एक बड़े पुत्र को, वो जो सबसे विश्वसनीय खास आदमी था, उसको सिंध, मुल्तान और लाहौर का किला दिया। और छोटा पुत्र जो नाकारा नालायक था उसे सुनम और सुमाना इनके किले दिए, जिसका नाम था बुगरा खान। बुगरा खान। और जब बंगाल के तुगरिल खान की हत्या कर दी तो उसने क्या किया? अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल में नियुक्त कर दिया। भाई यहाँ भी विद्रोह हो सकता है। यहाँ सल्तनत आलिया होती थी तो यहाँ आसपास बगावत कम होती थी, जबकि सल्तनत से जितनी दूरी पे होगी वहाँ बगावत ज़्यादा होने का डर होता था। नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि कोई भी जो शासक है, शासक के जस्ट बाद में अगर पास में वो होगी, बगावत होगी, तो उसके पास जस्ट पहुँच जाएगा और उसका दमन कर देगा। लेकिन यहाँ दूर पहुँच नहीं सकता। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ इसका कारण ये था क्योंकि इस अपनी मृत्यु से पहले इसने अपने बड़े पुत्र को अपना वारिस घोषित कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी। लेकिन होता क्या है कि मंगोल आक्रमण के दौरान इसका बड़ा पुत्र मारा जाता है। और जब इसका बड़ा पुत्र मारा जाता है तो ये बहुत बड़ा दुखी होता है। लेकिन स्थिति ये थी कि दरबार में आके किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बलबन को ये जाके सूचना दे दे कि तुम्हारे पुत्र की हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि उसने राजत्व का सिद्धांत लागू कर दिया था। राजत्व का सिद्धांत। अब राजत्व का सिद्धांत क्या होता है वो सुन लेना। राजत्व का सिद्धांत क्या होता है? इसने 2 सिद्धांत दिए। इल ए जिलाही नियामत या नायब
ए खुदाई। इल्ल का मतलब होता है परछाई। क्या होता है? परछाई। और जिलाई ईश्वर की परछाई, यानी इसने अपने आप को किसकी परछाई कहा? अल्लाह की परछाई कहा। सुल्तान किसकी परछाई होता है? अल्लाह की परछाई होता है। नायब ए खुदाई, अपने आप को खुदा का यानी अल्लाह का क्या कहा? नायब, सूबेदार कहा, वजीर कहा कि साहब मैं तो जो भी करता हूँ तो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा सुल्तान तो कौन है? अल्लाह है, मैं तो उसका क्या हूँ? नायब हूँ, सूबेदार हूँ। तो उसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया। तो याद रखना, सल्तनत काल में सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत किसने लागू किया था? बलबन ने। इसके अलावा नेक्स्ट चीज एक और देख लो, उसने क्या किया? सिजदा और पायबोस प्रथाएं प्रारंभ की। ये ईरान की प्रथाएं थी, और ईरान की जो प्रथाएं थी वो देखो कौन कौन सी। इसने 4 चीजें प्रारंभ की: सिजदा, पायबोस, नौरोज उत्सव और ताजिया निकालना। ये 4 उत्सव इन्होंने प्रारंभ किए। ये सभी गैर इस्लामिक परंपराएं हैं जो ईरान के शिया मुसलमानों द्वारा अपनाई जाती हैं। गैर इस्लामिक, इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, इस्लाम के बाहर है। बात समझ आ रहा है? एक तो होता है संवैधानिक और एक होता है संवैधानेतर। जबकि मूर्ख लोग कुछ पॉलिटी पढ़ाते हैं वो कहते थे गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक कुछ नहीं होता। संवैधानिक जो संविधान के अंदर है, और संवैधानेतर जो संविधान के इतर यानी बाहर है। तो वैसे ही ये गैर इस्लामिक नहीं है, इस्लामेतर हैं। इस्लाम यानी कुरान में इनका उल्लेख नहीं है, कुरान शरीफ में इनका उल्लेख नहीं मिलता। ये इस कुरान शरीफ के बाहर हैं। जैसे पहले मैंने बताया सिजदा, सिजदा यानी सर झुकाना। इस्लाम में ये लिखा है कि अल्लाह के सिवा तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के सिवा तुम किसी के सामने सर झुकाने के लिए मजबूर नहीं। तुम्हारा सजदा, तुम्हारा सर झुकना चाहिए तो अल्लाह के समक्ष झुकना चाहिए। लेकिन इसने कौन सी प्रथा चला दी? सजदा। अगर कोई दरबार में आएगा तो झुक के आएगा, और वो कभी भी नज़र नहीं मिलाएगा किससे? सुल्तान से। तो सिजदा प्रथा किसने चलाई? उसने हंसी प्रथा, मजाक, ये सब प्रतिबंधित कर दिया। दूसरा थी पायबोस। जब सुल्तान उसके ऊपर बैठा रहेगा गद्दी के ऊपर, तो वो उसके जितने भी सूबेदार, नायब, मलिक, सिपह सालार, सेनापति, वजीर आजम सभी उसके आएंगे और पैर का, अंगूठे का चुंबन करेंगे। और ये बहुत ही इस्लामिक, गैर इस्लामिक प्रथा थी। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति, ये देखो कि एक आदमी यहाँ पे चूम के गया अंगूठे को, अगर उसका थूक रह गया तो दूसरे वाला साफ करेगा। बात समझ रहे हो? तो यानी बलबन अपनी ताकत का इतना भयंकर प्रदर्शन करता है कि अगर तुम रहते हो यहाँ पे दरबार में तो तुम मेरे गुलाम हो, अगर तुम जा सकते हो। तो 2 प्रथाएं, सिजदा और पायबोस, ये कितनी ही बार एग्जाम में पूछी जा चुकी। एसएससी इनके तो फेवरेट क्वेश्चन है। सिजदा और पायबोस प्रथा किसने प्रारंभ की थी? किसने की थी? सिजदा तो क्या थी? दरबार के अंदर सर झुका के आना, और दरबार के अंदर सुल्तान के सामने नजर नहीं मिला। पायबोस क्या थी? कि दरबार के अंदर कोई भी आएगा तो जो सुल्तान था उसके अंगूठे का चुंबन करेगा, अंगूठे का। दूसरी प्रथा। तीसरी प्रथा जो थी वो था नौरोज उत्सव। नौरोज उत्सव आज भी इस्लामिक परंपरा का था, तो वो भी अपनाना। और ताजिया, ये मैंने आपको बता दिया, ताजिया निकालना। तो ये 4 प्रथाएं प्रारंभ किसने की थी? बलबन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे आता है, सिजदा, पायबोस, नौरोज उत्सव, इसका। इसके अलावा ये इतना कठोर था कि इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। रक्त और लोहे, याद रहना इसको। लोहा, ये लोहे जैसा कठोर था, पत्थर जैसे नहीं था। पत्थर और लोहे में अंतर जानते हो? पत्थर के चोट मारे तो टूट सकता है, लोहे के चोट मारे तो टूटे
तो ये इतना कठोर था कि दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि सांस भी गिन के लेते थे। और जब इसके पुत्र की मृत्यु हुई तो दरबार में आके किसी को भी ये बात बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये तख्त पे बैठा और इसके पास आते हैं, उसके वजीर को पता लग जाता है। अब वजीर आके बिल्ली के गले में घंटे कौन बांधे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, कौन जाके कहे। तो वो आके झुक के कहता है कि हाँ, आज का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो वजीर कुछ भी नहीं बोलता। फिर कहा कि मैंने क्या कहा, आज का कार्य प्रारंभ किया जाए। फिर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपन सुल्तान मुअज्जम को ये खबर कैसे दें और इसका परिणाम क्या होगा। फिर उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, मेरे आका, मेरे हुजूर, हम बदनसीब गुलामों को हमारे आका के शहजादे ने हमारे को अनाथ कर दिया। और ये बात सुन के बलबन तख्त से उठता है और वो कहता है कि कहाँ है वो। और वो उसका जब उसका शव लाया जाता है तो उसे बिना देखे कह देता है, इसे ले जाओ और इसे दफना दो। और उसकी क्रूरता की एक मिसाल देखी जाती है कि जिस पिता का जो सबसे काबिल शहजादा था, जो उसे दिलो जान से चाहता था, जो उसके लिए लड़ते लड़ते मर गया, उसकी एक बार शक्ल तक ना देखी और कहा कि ले जाओ और इसे दफना दो। इतने लोहे का इतना कठोर पिता इतिहास में कभी ना देखा गया, ना कभी सुना गया। इसलिए इस नीति को रक्त और लोहे, लोहे यानी इतना कठोर था और रक्त यानी अगर उसका कोई दुश्मन होगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता था। और उसने दो नए वजारत प्रारंभ किए, दो नए पदों का सृजन किया। एक था दीवान ए अर्ज और एक दूसरा था दीवान ए बरीद। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना यानी सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। दीवान ए अर्ज, क्यों इसने अर्ज की स्थापना की, सैन्य विभाग की स्थापना क्यों की? क्योंकि इसने अपने जो 40 सिपाही सलार थे, इसके जो 40 साथी थे, उन तमाम 40 साथियों की हत्या करवा दी थी। और दूसरा जो विभाग था उसका नाम था दीवान ए बरीद। ये बरीद जो था ये गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर जान तो सीबीआई का जाल बिछा दिया और ये सीबीआई को सिर्फ एक ही काम दिया कि जाके 40 सरदारों की पूरी जानकारी इकट्ठा करो। अगर किसी का कोई भी चक्कर चल रहा है तो उसे हटा दो। एक एक सरदार की इस गुप्तचर ने लाके सूचना दी। कोई दारू पी रहा है तो उसको मरवा दिया, कोई सूबेदार किसी दूसरे सूबेदार से मिल रहा है तो उसकी हत्या करवा दी, कोई सूबेदार ऐसे कर दिया कम खिराज दे रहा है तो उसकी हत्या करा दी, कोई सूबेदार ने विद्रोह किया उसको दबाने गया वो नहीं जीत पाया उसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार बलबन तमाम 40 तुर्कान चहलगानी दल को समाप्त कर दिया। और उसका सबसे बड़ा सहयोगी कौन था? दीवान ए बरीद। और दीवान ए अर्ज की स्थापना कर ली और नया सैन्य विभाग स्थापित कर लिया। उसके नीचे गुलामों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई और बलबन इस तरीके से अपने सिद्धांत पर आगे बढ़ गया। अब देखो, अब होता क्या है कि जैसे उसके बड़े पुत्र की मृत्यु होती है, ऐसे कहा जाता है कि बलबन ने एक महल बनाया था दिल्ली में। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, लाल महल। लाल महल का निर्माण किसने किया था? बलबन। तो ऐसा कहा जाता है कि लाल महल के अंदर से रात को जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। संभवतः लाल महल में जो बलबन था वो स्वयं अपने आप को कैद कर लेता था और उसकी कमजोरी का किसी को पता ना लगे, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता रहता था, रोता रहता था। लेकिन जनता के सामने वो प्रखर तानाशाह बन के ही उभरता था। उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खान को बुलाया और उसे समझाया कि तुम ईश्वर के प्रतिनिधि हो। उसका छोटा पुत्र बिल्कुल नाकारा और नालायक था, औरतों के साथ डांस करता रहता था, शराब पीता रहता था। तो उसको बुला के बहुत अच्छे से समझा के मारपीट के दरबार के अंदर खड़ा कर लिया। अब दरबार में राजा बैठा है, इधर कौन खड़ा है? बुगरा खान। अब दरबार में जैसे ही वो पहली बार देखता है कि उसके पिता के सामने सब झुक के आ रहे हैं, जबकि उसके दरबार में तो अय्याश लोग बैठते थे जो ताश पत्तियां खेलते थे, शराब पिलाते थे। और
वो झुक रहे थे तो उसने मजाक में कह दिया, अरे चाचा जी थोड़ा सीधा हो जाओ, नहीं कमर टेढ़ी हो जाएगी। तो बलबन वहां से खड़ा होकर अंदर लेके जाता है और उसकी पिटाई करके ला जाता है, मूर्ख तेरे को पता नहीं ये लोग तेरी इज्जत कैसे करेंगे, तेरे को शासक बनना है। वो आके खड़ा हो जाता है। फिर दूसरी बार जब वो पाइबोस प्रथा चल रही थी, उसके पैरों का चुंबन चल रहा था, तो वो ऊंचा होके देखता है, बोला अरे चाचा जी इस थूक को भी थोड़ा साफ कर दो ना। फिर जब बलबन उसकी तरफ देखता है, नहीं नहीं पापा जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चल कर चल देना। अच्छा फिर तीसरी बार, अब चुपचाप जो दरबार चल रहा है वो 5-6 घंटे तक चल रहा है, ना कोई दारू, ना कोई शराब, ना कोई हंसी, ना कोई मजाक। तो तुम जैसे बुगरा खान, तुम्हारे को तो क्या चाहिए, दारू शराब सुरा सुंदरी, और वो मिल नहीं रही थी। तो अरे वो कोई व्यवस्था है क्या? और पापा ने जैसे देखा, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर, मैं मजाक है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे चल रहा था इसी दौरान। तो अब क्या होता है कि बुगरा खान इस बात को समझ जाता है कि अब मैं अपने पिता का काबिल औलाद नहीं हूँ। वो अपने पिता कहता है कि पापा जी अब मैं थोड़ा घूम आता हूँ। बोला हाँ ये काम ठीक है, ये बिल्कुल तुमने एक राजा वाला काम किया। बोला ठीक है थोड़ा सा घूमे हो कि इधर बदायूं की तरफ घूमे हो, हाँ कि ठीक है। तो उसने अमीर शिकार को कहा, उसका प्रबंध कर दिया, शिकार करने जाता है, बदायूं की तरफ जाता है। थोड़ा सा आगे जाता है कि बोला थोड़ा आगे चल के शिकार करेंगे, थोड़ा यूपी की तरफ आगे चला गया। बोला कि जी इधर भी नहीं करेंगे, थोड़ा और आगे करेंगे, 10-20 सैनिकों को वहाँ छोड़ा, 10-20 सैनिकों को यहाँ छोड़ा, छोड़ दे 10-15 सैनिक बचे और घोड़े पे उतर के कहते भाई दादाओं मारो पिंड छोड़ो, मारी बस की बात को ना, मारा डोकरा ने जार कह दीजियो, किया दिल्ली की सल्तनत भी नहीं मुबारक हुए, मेरी बस की बात को ना, मेरे तो बंगाली सब कुछ है। जैसे कई बच्चे कहते हैं मेरी बस की बात हो ना, मैं तो पुलिस की कर ले लो। ये सेम स्थिति। अब तुम वही बुगरा खान हो। इतिहास में बुगरा खान बहुत पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरी सल्तनत को ठोकर मार दी। बोला कि जब मेरे को दिल्ली सल्तनतें नहीं चाहिए, मैं कोई ईश्वर की जिले इलाई में ईश्वर की परछाई नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो पिंड छोड़ दो बस। और वहाँ से वापस कहाँ चला जाता है? बंगाल। अब बलबन को भी इस बात का ध्यान पड़ जाता है कि अपना बेटा नाकारा और नालायक है, कोई काम का नहीं है। तो इसके बाद में उसके 3 पौत्र होते हैं। उसके कितने पुत्र होते हैं? 3। कैकोबाकाबाद, क्यूमर्स और एक कैखुसरो, ये 3 होते हैं। अब ये क्या करता है, बलबन अपनी मृत्यु से पहले ये जान जाता है कि अपनी मृत्यु होने वाली है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों का नाम भी ईरानी पद्धति पर रखता है, कैखुसरो, क्यूमर्स, कैकुकाबाद। तो कैखुसरो जो था ना, तो उसके बड़े पुत्र नासिरुद्दीन का पुत्र था महमूद का, तो उसने अपने बड़े पुत्र के पुत्र को अपना वारिस घोषित कर दिया। और अपना जो नाइबे ममलुकात था जलालुद्दीन खिलजी, उसको बुलाया और बोला देख मैं मर रहा हूँ और मेरे मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे बड़े पुत्र के पुत्र कैखुसरो को तुम क्या बनाना, अपना आका बनाना और उसकी खिदमत करना। लेकिन बलबन जैसे ही मरता है उसका वादा भी मर जाता है और जलालुद्दीन ने कैखुसरो की बजाय कैउमर्स को शासक बनाया। कैउमर्स को थोड़े से दिन बाद में लकवा के मर जाता है। क्यूमर्स के बाद में शासक कैकुकाबाद को बनाया जाता है और कैकुकाबाद की हत्या करके और जलालुद्दीन खिलजी शासक बन जाता है और खिलजी सल्तनत का आरंभ होता है। वो अपन कल पढ़ेंगे, आज तक ये होगा तो तुम्हें ये लिखना है, ठीक है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।